बहुत बढ़िया, 3.1 बहुत अच्छे से हो गई है। और अब हम करने वाले हैं 3.2 की शुरुआत। लेकिन 3.2 की शुरुआत करने से पहले फिर वही बात कि आपको बनना है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। और स्पीकिंग चॉक चाहता है कि आप अपने आप करें, अपने आप सेल्फ स्टडी करें। क्यों ना करें भाई, बहुत सिंपल है करना। आराम से आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक लाइन इतनी इजी और इतनी डिस्क्रिप्टिव है कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप खुद पढ़ना शुरू करें, और यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले सेल्फ इमेजिनेशन करना जरूरी है, जो कि आपने इमेजिनेशन बिल्डर से करा। फिर आप लाइव क्लास लेंगे, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टेबल दे चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। और सेल्फ प्रैक्टिस, यस, सेल्फ प्रैक्टिस मतलब खुद प्रैक्टिस। लेकिन खुद प्रैक्टिस कब करेंगे? जब बुक खोलने की आदत होगी, जब बुक को पढ़ने की आदत होगी, जब बुक को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट चीजें लिखने की आदत होगी, जब ये आदत होगी कि जो नहीं समझ में आया वो पूछेंगे कहीं जाके। यही है सही स्टूडेंट की पहचान। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ये कोचेस पे डिपेंड होना करिए बंद, और देखिए कि आपकी बुक क्या कहती है, और बुक को पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आपको बिलीव कराता हूं कि एनसीईआरटी से सुंदर बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आने से पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए था और कैसे पढ़ना चाहिए था, मैंने आपके लिए पढ़ के रखा है। मैं आपका दोस्त एबी, और आप देख रहे हैं आशा विद अभी। एबी अभी कंफ्यूज हो गए, आशा मतलब अब सब समझ आएगा। विद अभी, मेरा नाम है अभिषेक। आप बोलेंगे मुझे एबी अभिषेक भैया, और आप हैं मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं, बुक क्या कहती है। तो इस सेक्शन में आपको क्या देखा? अभी आपने इससे पहले क्या सीखा? आपने सीखा था कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। आपने सीखा कि अगर सिचुएशन दी हो तो सिचुएशंस आपने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के आपने उससे ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाए। अब 3.3 क्या बता रही है? अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बढ़िया, कितनी सुंदर किताब है। क्यों आप इधर उधर देखते हैं? आपके घर में रखी हुई है किताब, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेटरी। मैं आपको भी साबित करके देता हूं। देखिए, इस सेक्शन में क्या बोला है कि भाई हमेशा ग्राफिकल बनाना कन्वीनियंट नहीं है। देखिए, मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, साफ साफ लिखा है कन्वीनियंट नहीं है। क्यों कन्वीनियंट नहीं है? क्योंकि कभी कभी आंसर आपका ऐसा आ सकता है, √3, 2√7, -1.75, 3.3, 4/13, 1/19। अगर ऐसी x और y की वैल्यू आने लग जाएगी तो आप ग्राफ पर कैसे लोकेट करेंगे उसे? हो सकता है गलती हो जाए, ठीक ठीक ना हो। तो यहां पे लिखा है एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। कितनी प्यारी बुक है, सीधा सीधा बता रही है कि भाई आपसे गलती होने की संभावना पूरी पूरी है, या किसी से भी गलती होने की संभावना पूरी पूरी है कि नहीं? अब ऐसा 4/13 को आप कहां लोकेट करेंगे? डेसिमल्स में आएगा, राइट? तो फिर इसके लिए कोई और मेथड भी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए, और वही हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। लगता है ना तुम्हें कि इजी लगता है ना? जब मैं बुक पढ़ रहा होता तो लगता है कि अरे यार, ये तो मैं भी अपने आप ही कर सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं तो यही बात है। बुक कभी कभी हमें थोड़ा सा डरा देती है, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई समझा नहीं रहा है, किताब में लिखा हुआ है, हमें कागज पे लिखी हुई चीजों को पढ़ना है, अपने आप समझना है। बट दोस्त, शांति से बैठो, पढ़ने की कोशिश करो। दिक्कत आएगी तो पूछने के लिए भी लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिक्कत आती ही नहीं है, और आती है तो बहुत छोटी मोटी आती है जो ठीक हो जाती है, ठीक है? हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपने आप पढ़ने की हैबिट डालो, बहुत मजा आने वाला लाइफ में। आगे देखा तो देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं ना, मुझे सबसे पहले याद आया फुटबॉल की। वो फुटबॉल में होता है ना, वो प्लेयर नंबर 19 बाहर जा रहा है और 23 अंदर आ रहा है, तो वो ऐसे एक तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं, इसमें लिखा होता है 23 इन 19 आउट, है ना? 23 ग्रीन कलर से लिखा होता है, 19 रेड कलर से लिखा होता है। उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, कि एक आदमी की जगह सब्स्टिट्यूट दूसरा आ रहा है। और भी गेम्स में होता है, क्रिकेट में भी सब्स्टिट्यूट होता है जब कोई इंजर्ड हो जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे कुछ होने वाला है, एक की जगह पे दूसरा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, 7x - 15y = 2 and x + 2y = 3। अब अगर हम इसको ग्राफ बना ले तो पता चल जाएगा, हमने 3.1 में सीखा है। a1/a2 चेक कर लें, चेक करें। 7/1 and -15 है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका आंसर तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका,
दो लाइनें बनेंगी और एक दूसरे को कट कर रही होंगी। लेकिन ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना हमेशा इतना आसान नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर भी बड़ा अजीब सा आया, 49/29 एंड 19/29। अब 49/29 और 19/29 को लोकेट करना इतना मुश्किल है, दो लाइनें कट कर जाएंगी बिल्कुल बीच कहीं बाजार, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इतनी तो मोटी पेन की निब होती है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये 19/29 है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की नीड है। इस बुक की एक खासियत है, एनसीईआरटी आपको ये नहीं बोलती कि ये करो, वो बोलती है भाई ये कर रहा था, अब जरूरत पड़ गई तो अब चलो ये कर रहे हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना सिखा दिया क्योंकि वो सिचुएशन को दिखाते हैं लाइव करके, वो अच्छे से बताता है कि ये लाइंस क्या दिखा रही है, इस लाइन पे पढ़ने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, और देखो दो लाइनें कट कर रही है तो ये कॉमन सॉल्यूशन है। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ग्राफिकल सॉल्यूशन पहले बताया, लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन हर जगह सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए अब बता रहे हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। और पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया, वी पिक ईदर ऑफ द इक्वेशन, हमने इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन चुन ली। लेट्स से हमने ये वाली इक्वेशन चुनी, दूसरी वाली, ये लिखा भी हुआ है 2 यहाँ पे, दूसरी वाली इक्वेशन, और ये पहली है। दूसरी चुन ली x + 2y = 3। फिर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर लिखा, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर मतलब x इन टर्म्स ऑफ y या फिर y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे हमने x को लिख दिया लेफ्ट में और बाकी सब ले गए राइट में, तो ये हो गया x = 3 - 2y। हम यहाँ पे मैंने एक ऐसी नोट्स बना रखा है कि हमने x ही क्यों लिया, तो भाई y लेके देख लेते हैं। y = 3 - x/2। कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको? सुंदर इन द सेंस कन्वीनियंट लग रहा है, तो ऑफ कोर्स x = 3 - 2y। तो जब भी आप ऐसे लेके जाएंगे राइट साइड में, किस वेरिएबल को किस वेरिएबल की शक्ल में लिखेंगे, तो मुझे ये बात समझ में आई दोस्तों कि हमें देखना चाहिए कि कौन सा इजी है, क्योंकि अब आपको इसको पुट करना है किसी और इक्वेशन में, किसी और क्या दूसरी इक्वेशन में, तो ये जितना आसान होगा, फ्रैक्शन में ना हो तो बेहतर है, और अगर मजबूरी हो तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर डिनोमिनेटर अगर सिंपल हो तो बेहतर है, तो वगैरह वगैरह देखेंगे। बट फिलहाल x = 3 - 2y, इसको उठा के डाला है 7x + 15y। इस इक्वेशन में से अगर आप निकालोगे तो इस पे पुट करना है, और इसमें से निकालोगे तो इस पे पुट करना है, इससे निकाल के इसी में मत पुट कर देना, ठीक है? वैसे मुझे पता है आप लोगों को ये बात पता है, बट अगर सपोज करो आपने x = 3 - 2y यही डाल दिया, तो 3 - 2y + 2y = 3, तो हमेशा यही हो जाएगा 3 = 3 या जो भी जो भी ठीक है? तो LHS RHS के इक्वल आ ही जाएगा। जब आप उसी में से निकाल के उसी में डाल रहे हो तो फिर फायदा नहीं है। इसमें से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के दूसरी इक्वेशन में डालना है। हम ऊपर वाली से डाल के भी नीचे वाली में आ सकते थे, लेकिन साफ साफ ऊपर वाली में डालते, x निकालते तो अपॉन में 7 आता, y निकालते तो अपॉन में 15 आता, दोनों में ही बहुत भयंकर डिनोमिनेटर आता, यहाँ पे भी आता 2, लेकिन x में तो कुछ भी नहीं आया, तो हमने सबसे सिंपल वाला ले लिया। तो अब आपको समझ में आया कि चुनना कैसे है कि किस इक्वेशन में से हमें कौन से वेरिएबल को निकालना है, किसकी दूसरे की टर्म में, और फिर डालना है दूसरी इक्वेशन में। क्लियर हो गई मेरे ख्याल से बात। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हमने x की जगह पे ये डाल दिया, ये जो हमने निकाला था ना 3 - 2y, ये डाल दिया x की जगह पे। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की। अब हुआ क्या कि जैसे हमने x को रिप्लेस किया तो बचा क्या, x को रिप्लेस करने के बाद बचा क्या, जब x को ही रिप्लेस कर दिया y के टर्म में, तो इस पूरी इक्वेशन में y ही तो बचा, और अगर y बचा तो ये तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। अरे वाह, और अगर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो वो हुआ भी इसके साथ, ये जो किया हमने ब्रैकेट खोला और ये y = 19/29 आ गया। तो ये है असली बात। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है एक को ओमिट कर देना। कैसे ओमिट करना? सब्स्टिट्यूट करके मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की शक्ल में डालोगे तो वो वेरिएबल गायब हो जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल। तो बेसिकली एनसीईआरटी साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई आपने 9th क्लास में वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर दिया था, अब 10th में 2 वेरिएबल है लेकिन उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल में और फिर हम उसे आराम से सॉल्व कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और एक बार y निकल आया तो इस y को अपनी मनपसंद इक्वेशन में डाल के
y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ऊपर वाली नीचे वाली, मैं तो नीचे वाली में डालूंगा क्योंकि सिंपल लग रही है, x प्लस 2y 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 3, तो बस आराम से y की वैल्यू डालिए और x भी आ जाएगा। x आ गया 19/29 और y आ गया, सॉरी x आ गया 49/29 और y आ गया 19/29। सिंपल। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन। और वहां लिखा हुआ है वी शैल एक्सप्लेन द मेथड यूजिंग टेकिंग सम एग्जांपल। तो अभी रूल्स तो बताए नहीं, जो मैंने बोल दिए रूल्स, ऑफ कोर्स मैंने रूल्स तो तुम्हें सारे पहले ही बता दिए कि चुन लो कौन सा इजी है, वहां से एक वेरिएबल को दूसरी टर्म में निकाल लो, फिर दूसरी इक्वेशन में डाल लो, सिंगल वेरिएबल हो जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, जब आंसर आ जाए तो उसको वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में पुट करके बचा हुआ एक वेरिएबल निकाल लो। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या किया। एनसीईआरटी ने इसके बाद पूरे स्टेप वाइज दिया है। भाई बहुत बढ़िया बुक है, मुझे बहुत मजा आया इसको पढ़ने में, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए अपने आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, से y in terms of other variable, that is x from either equation whichever is convenient। साफ साफ लिखा हुआ है y को x की टर्म में निकालो, x को y की टर्म में निकालो, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे। कन्वीनियंट वाली बात यहाँ समझाई थी ना कि भाई कन्वीनियंट यहाँ पे ये थोड़ी ना हो सकता था कि मैं इसमें लिख देता x इज इक्वल टू 2 + 15y/7। क्या जरूरत थी इसको यहाँ पे डालने की, बहुत ही घातक हो जाता ये, मतलब अननेसेसरी का आंसर आता, नो डाउट अबाउट इट, बट अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशन हो जाती। तो विचएवर इज कन्वीनियंट। स्टेप नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन। तो जो निकाला इन द अदर इक्वेशन, साफ साफ लिखा इन द अदर इक्वेशन, एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वो बचा ही वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल रह जाएगा। इन टर्म्स ऑफ x विच कैन बी सॉल्व्ड समटाइम्स एज एन एग्जांपल 9 ब्ला 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 गेट। ओ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखो देखो, ऐसे ब्ला 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 नहीं करना चाहिए मेरी तरह। समटाइम्स एज एन एग्जांपल 9 and 10 below you can get statements with no variable। हाँ ऐसा हो सकता है, अभी बताऊंगा ये वाली बात। इसमें मुझे झटका लगा था तो मैं थोड़ा धीरे 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 बता रहा था आपको। देखो एज ए स्टूडेंट बिहेव करता हूं मैं, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट मैं तुम्हें बताऊं कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर पाते, मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको। बच्चे सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं कर पाते कि जब वो किताब पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ कुछ किताब में कभी कभी नहीं समझ में आता। भाई लैंग्वेज को जो पब्लिश करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को और मेरे बीच में ये डिफरेंस है कि मैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरीके से बता सकता हूँ बात को, लेकिन बुक उसको एक तरीके से लिख सकती है, वो मेरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसीलिए आजकल टेक का ज़माना है और हम ऑडियो विजुअल एड से पढ़ना चाहते हैं। तो बुक क्या करती है, बुक अच्छे से लिख देती है सारी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दूसरी इन्फॉर्मेशन के बीच में गैप होता है, तब तक हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है और हमें लगता है अरे यार समझ में नहीं आया, और फिर इंटरेस्ट गायब हो जाता है, और इंटरेस्ट गायब हो जाता है तो आगे जो समझ में आना था वो भी नहीं आता। तो इसके लिए है आपके पास AB, अभिषेक भैया आपके पास है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई वेरिएबल ही ना बचे। मैं आपको एग्जांपल देके सिचुएशन भी बताऊंगा। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा कुछ आ जाए 17 = 17, भाई बात तो सही है 17 = 17, बट मैं क्या करूं 17 = 17 का x और y तो निकला नहीं, और या फिर ऐसा निकला है -8 = 5, ये तो बात ही गलत है। तो या तो वो सिचुएशन ऐसी आएगी जहां से वेरिएबल उड़ जाएगा लेकिन स्टेटमेंट ट्रू होगी, और या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर ऐसा आ जाए, इन्होंने एग्जांपल नंबर 6 में दिया हुआ है तो आराम से शांति से करेंगे सिचुएशन को। अगर ऐसा आ जाए तो एग्जांपल नंबर 7 में दिया हुआ है, और आपके दोस्त AB ने लिख के रखा हुआ है कि कौन से एग्जांपल में ये वाली बात समझाई गई है। क्या बात है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। तो उसके बाद ये करना है, अगर ऐसा हो गया ट्रू तो इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन, फॉल्स हो गया तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आंसर निकल आएगा, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में भी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मैनी सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं यहां पे मैनी सॉल्यूशन, और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन। सिचुएशन कैसे आएगी ये अभी देख लेंगे हम एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 में, लेकिन पहले करेंगे एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो 5 करके देखते हैं। Solve the following questions. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. अरे वाह, 7 years ago, I was
7 times as old as you were then. तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, ये बोला आफ्ताब ने अपनी बेटी के साथ. Also 3 years from now, और कह रहा है 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा. Isn't it interesting? Isn't this interesting? ऐसी ऐसी चीजें जब एनसीईआरटी लिखता है ना, मैं जब छोटा था तो मैं तो देखता ही नहीं था, पता नहीं क्या लिखा है. इंटरेस्टिंग है मतलब क्या है, मुझे तो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगा. मुझे तो एक मैथ्स का क्वेश्चन नजर आया, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि और सोचना चाहिए था थोड़ा. क्या बोलते हो? देखो, किताब को पढ़ने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़ो, शांति से. बहुत समय बर्बाद करते हैं हम लोग इधर उधर. अब मुझसे मत छुपाइए आप मुझे पता है आप फोन पे कितना समय बर्बाद करते हो, और आपको भी पता है. इनके साथ समय बिताइए, टाइम दीजिए, देखिए क्यों लिखा है. किसी महानुभाव ने लिखा है इजंट दिस इंटरेस्टिंग, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा. मैं आपको बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है. ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि देखो, जब फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ, किसी के फादर की एज है 25 या मैं बोलूँ या 24, और बच्चा है 1 ईयर का सपोज, ठीक है. तो 1 ईयर का वो है और वो 24 का है, ठीक है. तो 1 साल बाद क्या होगा, वो 2 ईयर्स का हो जाएगा और वो 25 का हो जाएगा. तो पहले साल में फादर बोलेगा मैं तेरे से 24 टाइम्स हूं. 25 ले लेते हैं, थोड़ा डिवाइड आराम से हो जाएगा. 25 साल का फादर और 1 साल का बेटा, तो 25 साल का फादर अपने 1 साल के बेटे से कहेगा मैं तेरे से 25 गुना हूं, 25 गुना. समझ रहा है तू? हाँ, 25 टाइम्स. अगले साल क्या होगा, वो था 1 का, वो था 25 का. अगले का वो हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा 2. कहेगा मैं तेरे से 13 टाइम्स हूं. यहाँ पे 15 टाइम्स था, यहाँ पे रह गया 13 टाइम्स. और तीसरे साल में ये बोलेगा वो ना वो मैं ना 9 टाइम्स ही हूं. और चौथे साल में 7 टाइम्स हूं. तो ये हो क्या रहा है, पहले साल 15 गुना, दूसरे साल 13, फिर 9, फिर 7. ये है जब दो लोग बढ़ते हैं तो टाइम्स का फर्क, एज का फर्क वैसा नहीं रहता. डिफरेंस सेम है. डिफरेंस 24 साल था, 24 साल है, 24 साल रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है. लेकिन टाइम्स तो बदलता जा रहा है ना. फादर एक दिन बोलेगा कि मैं हूं लेट से 50 का, तो वो उसके आधे के आसपास हो जाएगा ना. 24 साल का डिफरेंस कम होगा तो 26 हो जाएगा. तो काफी टाइम्स तो दुगना भी नहीं रह जाएगा. थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद दुगना भी नहीं रह जाएगा. जब फादर 74 का होगा तो बेटा 50 का होगा, तो 50 से 74 दुगना भी नहीं है, तो पॉइंट समथिंग हो जाएगा. वो अलग बात है कि वो कभी भी उसको ओवरसीड नहीं कर पाएगा, मतलब उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता. ऑब्वियसली 24 साल का गैप रहेगा. लेकिन टाइम्स देख रहे हैं आप, 25 से शुरू होके, सॉरी ये 15 25 था यहाँ पे, 25 से शुरू होके फिर 13, फिर 9, फिर 7 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हो गया यहाँ पे. तो ये है इंटरेस्टिंग बात. यहीं पे वो आफ्ताब बोल रहा है कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा. नाउ आ जाते हैं वापस. इंटरेस्टिंग बात बहुत हो गई. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो भाई ग्राफिकली पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा यहाँ पे. ओके, लेट एस एंड टी बी द एजेस इन ईयर. फिर से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है. तो एस हो गया सन की, ये किसका हो गया, आफ्ताब एंड हिज डॉटर. तो आफ्ताब की एस ली है, उसकी टी ली है. पता नहीं एस और टी क्यों लिया है, मैं होता तो ए और डी ले लेता, है ना. अजीब अजीब से एस और टी ऐसे ऐसे वेरिएबल ना लें आप, एक्स और वाई लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मतलब कोई बना नहीं. स्पीड और टाइम होता तो फिर भी एस और टी ले लेते. तो एस -7 7 साल पहले, टी -7 वो भी 7 साल पहले. ये रहा आफ्ताब, कह रहा है मैं 7 गुना था. सिंपल सी इक्वेशन है. 3 साल बाद s+3, 3 साल बाद t+3. आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा. ये भी बात बिल्कुल सही है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का इस अच्छा मौका नहीं मिलेगा. वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझा रहे. ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी बनी. अब साफ नजर आ रहा है कि ये कितनी सिंपल सी इक्वेशन है. s - 3t = 6, s = 6 + 3t लो और डाल दो यहाँ पे. और यही किया इन्होंने. s = 3t + c लिया, 3t + 6 लिया और ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया. ऊपर वाली इक्वेशन में जैसी s की वैल्यू डाली तो बस t ही t बचा,
है ना, और 4t इज इक्वल टू 48 और t इज इक्वल टू 12। तो भाई डॉटर की एज तो आ गई है 12 साल। और जैसे ही t की वैल्यू डाली वापस इसमें 12 तिया 36, 36 और 6 42, दैट इज 42, और ये आ गई आपकी आफ्ताब की एज। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल, कोई इक्वेशन चुनते हैं सबसे पहले, बढ़िया सी जो सिंपल सी हो, जिसमें एक अच्छा से वेरिएबल लेफ्ट में आ जाए, बाकी सब कुछ राइट में आ जाए, हो सके तो डिनोमिनेटर ना आए, और उसके बाद उस वाली चीज़ को दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंगल वेरिएबल रह जाता है, पूरी तरीके से उसको सॉल्व कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम किसी भी इक्वेशन में, अपनी मनचाही इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया। अब आया एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए यहाँ पे ये बात हो रही थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, ट्रू सिचुएशन हो जाए, 18 इज 18 आ जाए, तो बोलेंगे भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे तो आपका सॉल्यूशन निकला है, ऐसा तो कुछ यहाँ हुआ नहीं। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें ये दो इक्वेशन दी हुई थी। अब मैं ऊपर पढ़ ही नहीं रहा हूँ कि वो क्या लिखा है, बट मुझे ये आपको बताना है कि ये देखो दो इक्वेशन थी और इसमें x की वैल्यू निकाली, ठीक है, टू इस वाली में से, पहली वाली में से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि इन दोनों में से सबसे सिंपल यही नजर आ रही थी, और इसको निकाल के इसने दूसरे में डाला और y ही कट गया। अब आ गया है 18 इज इक्वल टू 18। अब 18 इज इक्वल टू 18 आ गया तो ये वही सिचुएशन हो गई कि इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो 18 इज इक्वल टू 18। अब अगर मैं छोटा बच्चा होता और मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा होता, और मैंने तो ये पढ़ा नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है। अब मैं इसको डालता और 18 इज इक्वल टू 18 आता, मैं तो रोने लग जाता कि मैं क्या करूं, मुझे क्या पता है इसके आगे क्या करना है। ऐसे करते हैं ना हम लोग, ठीक है। बट 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, इसका मतलब ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तभी वो दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक जैसी हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने इस इक्वेशन को निकाल के इसी इक्वेशन में वापस डाल दिया, कहाँ था वो, हाँ, दोनों कट जाएगा। तो अगर सेम इक्वेशन को सेम इक्वेशन में, सेम इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में निकाल के सेम इक्वेशन में डालने में कट सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कट सकता? दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, एक दूसरे के मल्टीपल ही तो हैं। यस, है ना, है ना, है ना दोस्त, तू मैं तुम्हारा ये, अरे यार यही तो बात है। बुक को ऐसे पढ़ो, ऐसे जूझो, ऐसे पूछो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि यार ऐसा क्यों होता है, टीचर के साथ डिस्कस करो, यही आनंद है पढ़ने का यार, ठीक है। ओके, सो 18 इक्वल टू 18 आ गया, यहाँ पे सारा कहानी लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आगे बढ़े, और अगर ये सेम ऐसा कुछ करने से कुछ ऐसा आ जाता, -4 इक्वल टू 0, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई ये धोखा है, ये धोखा है जी, धोखा। हाँ, ये वही वाला दुकानदार है जो महंगा महंगा बेचता है हमें, और सेम 2 एप्पल और 3 सेब 10 रुपए के, और 4 एप्पल और 6 सेब 50 रुपए के। तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, और अगर ऐसा आ जाए कहीं पे तो नो सॉल्यूशन है। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो सिंपल आंसर आएगा, 42 एंड 12 जैसे आंसर आया है, नहीं तो 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, या कुछ भी इज इक्वल टू सेम आ गया वैल्यू, तो फिर आप बोल देंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा आ गया तो आप बोल देंगे ये है नो सॉल्यूशन। तो बुक क्या कहती है 3.2 से पहले के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम करेंगे सॉल्व 3.2 एक्सरसाइज। बड़ा मजा आने वाला है। जल्दी से एक बार बुक अपने आप पढ़ लो, समझ लो, कॉपी पेंसिल निकाल लो, और मैं आपको कराता हूं 3.2 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जल्दी से मिलते हैं। जी हाँ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इंडिपेंडेंट लर्नर बनने के अलावा आपके पास, और इसीलिए स्पीकिंग चॉक्स पूरे जद्दोजहद के साथ लगा हुआ है आपको फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने में। आइए फिर से शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर बनने की ये मुहिम। हमारे साथ हम करने वाले हैं 3.2, और आपने बुक कहती है कि सेक्शन में समझ लिया है कि एनसीईआरटी जैसी प्यारी न्यारी बुक को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसे समझा जाए, और कैसे कर सकते थे आप सब कुछ खुद। यस, अब बारी है उस नॉलेज को, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने खुद 3.2 से पहले सारी चीजें पढ़ के रखी होंगी, राइट? करिए ना, राइट। मैंने आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की है, मैंने भी आपके लिए उसी तरीके से पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है जैसे कि एक स्टूडेंट एक किताब को देखता है, उसे क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या नहीं समझ में आता, कहाँ पे वो रुकता है।
क्योंकि इनफ हो गया ये एक तरफा कम्युनिकेशन की, टीचर को सब कुछ आता है और वो बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। अरे बताने से कुछ नहीं होता, साथ में महसूस करने से होता है। महसूस करिए स्टूडेंट की धड़कन, महसूस करिए स्टूडेंट कैसे सोचता है, आप कैसे सोचते हैं, मेरा दोस्त कैसे सोचता है, तब ना कुछ बात बनेगी। हाँ, मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ग्रीन लाइट और रेड लाइट वैसे आपको पता है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि रेड लाइट जब चल रही होगी तो आपको फोकस करना है, एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली, एंड व्हेन ग्रीन लाइट इज ऑन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट। तो लिखना है, सोच समझ के लिखना है, आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा। ग्रीन लाइट पे आप पूरा अच्छे से स्टेप वाइज आंसर को लिख पाएंगे। वैसे मैं स्टेप वाइज थोड़ा कम ही लिखता हूँ, लेकिन हाँ बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। और रेड लाइट पे फोकस एंड सिर्फ सुनना है, पेन को देना है आराम, आंखों से, कानों से और दिमाग से काम लेना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, बुक कहती है कि सेक्शन में। तो ये शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। होना ही था, अब जब सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में तो जिक्र होना ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट करना है, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चुनना है। चुनना कैसे है? ऐसी इक्वेशन चुनना है जिसमें x इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ y या y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, ये निकालना आसान हो। और ऐसा कुछ है जिसमें डिनोमिनेटर वगैरह ना आए तो अच्छा है, अगर मजबूरी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दूसरी इक्वेशन में डाल दिया जाए, सेम इक्वेशन में डाल देंगे तो ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी, वही वाली बात, वेरिएबल हट जाएगा, 18 इज इक्वल टू 18, 5 इज इक्वल टू 5, 7 इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसलिए दूसरी इक्वेशन में डालना, और दूसरी इक्वेशन में डालेंगे तो फिर वो बन जाएगी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन। और जब वो बन जाएगी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे और वो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जब वो वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो उस वैल्यू को डालेंगे हम किसी भी मनचाही इक्वेशन में जो हमको सरल लगेगी, इजी लगेगी और कन्वीनियंट होगी, और उसमें डाल के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये करना है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर। आइए शुरू करते हैं। रेड लाइट जल रही है, सुन लीजिए, जरा दिमाग दौड़ा लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन हमारे सामने सेट ऑफ क्वेश्चन रखे हुए हैं, सपोज क्या करिए सच में रखे हुए हैं, तो क्या देखेंगे, क्या देखने लायक क्या है इसमें। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डालना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, या एक्स प्लस 4 तो है ही नहीं है देखा, पहले में ही गलती कर दी मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 नहीं है। तो ये देखिए क्या गलती की मैंने, हमने क्या गलती की यार, स्टूडेंट की तरह कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं कोई फॉर्मेट में जाके सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, करके देखते मैंने क्या गलती की। मैंने y को इधर ले गया और मुझे लगा y पॉजिटिव कर दिया, बाकी मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है और यहाँ पे या तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो ये ज्यादा ठीक लग रही है। x इक्वल टू y प्लस 4 इस पे डालेंगे, y आ जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ओहो ये तो फ्रैक्शन में भी है, तो ऊपर वाली पे डाल देते हैं s इज इक्वल टू t प्लस 3, ये ठीक रहेगा, t उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो s इज इक्वल टू t प्लस 3 यहाँ पे डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे वेरिएबल अगर नीचे रहा है तो अच्छा है, और ऐसे फ्रैक्शन वाले को चेंज करेंगे, s बाय 3 इज इक्वल टू 6 माइनस t बाय 2 होल इनटू 3। ओ माय गॉड, करने को कर सकते हैं तो आप अपने आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, कुल्हाड़ी पे जाके आप पैर मार देंगे, पैर पे कुल्हाड़ी भी नहीं मारेंगे, ये थोड़ी ना करना है ना। हम लोग तो आलसी लोग हैं, वो तरीका अपनाएंगे जो सबसे सिंपल हो। और मैं आपको बता चुका हूँ आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे सिंपल तरीका तो वो बता पाएगा ना जिसको पता होगा कि सारे तरीके कौन से हैं। अगर कोई बोले यार इस रास्ते से चले रहो बिल्कुल सिंपल है, कौन बता सकता है? वो बता सकता है जिसको सारे रास्ते पता है ना, इंटेलिजेंट। थिंक अबाउट इट। ओके नाउ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो इसमें से मुझे लगता है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 ज्यादा अच्छा, y को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे, क्या किस चीज की वैल्यू किस चीज में डालें। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, इसमें अब इसमें देखिए ये डेसिमल वाला मेरे को देख के बड़ा टेंशन होती है, आपको भी टेंशन होती है? एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत टेंशन होती है डेसिमल की चीज़ों को देख के, पता नहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं, पता नहीं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.2 इंटू 0.3
सोचने लग गए क्या होता है 0.2 इंटू 0.3। कुछ मत करिए, आप 3 2 6 बोलिए और दोनों में एक एक डेसिमल इधर लगा था तो ये हो गया 0.06। हाँ, 2 डेसिमल इधर आएगा, ठीक है, दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो ये गलती होने की संभावना रहती है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है किसी चीज में, देखो दोस्त, अगर आपको कहीं पे कमजोरी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके लेग्स कमजोर है, तो स्क्वाट्स करिए। आपको लग रहा है बाइसेप कमजोर है तो डंबल्स करिए। चेस्ट कमजोर लग रही है तो पुशअप मारिए। अरे जो चीज आपको कमजोर लग रही है उसको स्ट्रॉन्ग करिए ना। अगर आपको लग रहा है कि डेसिमल वालों में आपको दिक्कत आ रही है तो बैठ जाइए एक संडे को। हाँ, डेसिमल के खूब सारे सब आप मुझे बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको शीट भेज दूंगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप स्पीकिंग चॉक्स को बताइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे भाई इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ये ठीक हो जाएगा। सब ठीक होता है यार, इतनी सारी बीमारियां होती है, इतनी सारी डिजीज होती है, डॉक्टर ठीक कर देता है ना। वी आर योर एजुकेशनल डॉक्टर। हाँ, हम आपको ठीक भी करेंगे और आपको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे ताकि आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। अब समझ में नहीं आ रहा इसमें कि क्या कैसे करें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर मैं y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 ले लूँ तो भी चलेगा, और x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ले लूँ तो भी चलेगा। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देखी जाएगी, जो मर्जी कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा दोनों ही थोड़े से क्लमसी हैं, हो जाएगा। और यहाँ पे 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 y इज इक्वल टू माइनस √2x इधर जाएगा अपॉन √3। बाप रे बाप, कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से वैल्यू पुट कर ही देंगे। और यहाँ पे तो भैया ना चाहते हुए भी सब कुछ ही फ्रैक्शन में है, ये जानबूझ के हमारी टेस्टिंग हो रही है। ये वाला ले लेते हैं, ज़्यादा सिंपल लग रहा है ऊपर वाली इक्वेशन से। y/2 इज इक्वल टू 13/6 माइनस x/3, तो y हो जाएगा ये 2 इंटू समथिंग, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 इंटू होल थिंग हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे राइट साइड में और इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये तो रहा, हमने रेड लाइट में हमने सीखा इसको कि भाई इन सारे क्वेश्चंस में हम किसको किसकी फॉर्म में करना ज़्यादा सही है। दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए। आपको क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं गलती होने के। ठीक है, तो अब हमें पता है हमें किसको किसकी फॉर्म में, किस वेरिएबल को किस फॉर्म में करना है। जरूरी नहीं, ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता क्वेश्चन करते वक्त हम इसे चेंज कर दें। जो वहां पे ठीक लगेगा वो वहां पे कर लिया जाएगा। मेन मुद्दा है एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके, इक्वेशन में पुट करके सिंगल वेरिएबल में उसे कन्वर्ट करना और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, और निकालने के बाद उसे दूसरी इक्वेशन में डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकालना। ये काम है। तो शुरू करते हैं हम। ग्रीन लाइट जल चुकी है, निकाल लीजिए अपना पेपर एंड पेन। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 14 एंड x माइनस वाई इक्वल 4। क्या करना चाहेंगे हम इसमें करना चाहेंगे भाई, इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको नंबर दे देते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 2 x इक्वल्स y प्लस 4। इस y को हम ट्रांसफर करके उधर ले गए, ये हो गया y प्लस 4। अब हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग, इसको नंबर देते हैं 3, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन, अब ये फ्रॉम 2 था तो 3 जो बना है ये 2 में नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, क्योंकि उसी से निकला है, उसी में नहीं जा सकता, मैंने बोला था ना। हाँ, मैंने सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि सेम हो जाएगी इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1, तो जो नंबर यहाँ लिखा है वो यहाँ नहीं आएगा, 3 in 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू अब y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स 14 एंड 2y इक्वल्स 14 माइनस 4 एंड y इक्वल्स 10 अपॉन 2 एंड दैट इज 5। तो y की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसको कहीं पे भी पुट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन, किसमें करना चाहेंगे आप, किसी में भी कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए। लेट्स से 2 में किया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9। तो आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इक्वल्स 5।
तो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, मैं ऐसे बार बार नहीं लिखूंगा, जल्दी से सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने देख लिया कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। ज़्यादा है तो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। 9 और 5 है, 9 + 5 14 होता है, 9 में से 5 गया तो 4 बचता है। इसका मतलब आप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ज़रा डाल के देख लीजिए। अगर जल्दी से डाल के देख सकते हैं तो कम से कम आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसमें आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे गोला लगा देंगे कि चेक भी किया था भैया, ये ठीक है। करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो अब थोड़ा तेजी से करेंगे। ये है s - t = 3, तो मैं इसमें लिखूंगा s = t + 3 और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे s की जगह t + 3 इसमें, तो ये हो जाएगा t + 3/3 प्लस t/2 = 6। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, ये हो गया आपका 6। 3 2 = 6, तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2t + 6 प्लस 2 3 = 6, तो 3t = 6। 2t + 3t 5t प्लस 6 = 6 × 6 36। 5t = 36 - 6 30। t = 30/5 एंड दैट इज 6। तो t की वैल्यू आ गई है 6। अब हमें निकालना है s की वैल्यू। s = t + 3 है, s = 6 + 3 दैट इज 9। तो s आ गया 9 एंड t आ गया 6। 9 और 6 है, 9 - 6 3 होता है, 9/3 3, 6/2 3, 3 + 3 6 होता है। वेरीफाई भी कर लिया हमने और हमें बिल्कुल कंफर्टेबली पता है कि हमारा आंसर एकदम 100% शुद्ध और पवित्र और करेक्ट है। ठीक है, क्लीन चल रहे हैं हम। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंफर्टेबली, अब कोई बच्चा बोले नहीं सर क्या मैं t = t/2 = 6 - s/3 और फिर उसके बाद ये हो जाए 18 - s/3 एंड t = 36 - 2s/3, क्या ये पुट नहीं कर सकता मैं इसमें? दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं, करो करो जैसा मर्जी आए करो, लेकिन वो लंबा हो जाएगा मेथड, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा। थोड़ा समझदारी अपनाएंगे और करेंगे, क्योंकि हम हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर, हम खुद सीखते हैं। इसको करना भी जरूरी है। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार मैं सीपी कॉनॉट प्लेस दिल्ली में जो है वहाँ जाता था अपने फादर के साथ, और मेरे को ना वो बड़े भूल भलैया सी लगती थी। बार बार गोल चक्कर आते थे। पापा कभी किसी गोल चक्कर से थर्ड एग्जिट ले लेते थे, कभी सेकंड एग्जिट ले लेते थे, कभी थर्ड फोर्थ एग्जिट ले लेते थे, आई डोंट नो व्हाट, बट हमेशा मैं यही सोचता था कि इस बार मैं ये रास्ता याद कर लूंगा, और मैं कभी नहीं याद कर पाता था। एक दिन मैं निकला बाइक पे और मैंने जो मर्जी आया रास्ता लिया। हाँ गलत लिया। घूमता रहा 2 घंटे 3 घंटे वहां बाइक चलाने के बाद आज की डेट में मुझे हर एग्जिट पता है कि कहां जाती है, क्योंकि मैंने सारे गलत रास्ते भी देख लिए। तो टीचर क्या करता है, कई बार आपके साथ आपको सही रास्ता दिखा देता है। यह गलती है। जी हाँ, 5 रास्तों में से एक सही होता है, 4 गलत होते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जब अपने आप करेगा तो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि 5 मतलब हर रास्ते की सपोज करें 20% चांसेस है जाने की, चूज करने की। आपने उसको एक 20% सिखा दिया कि ऐसे ठीक होता है, 80% चांस है कि वो गलत करेगा एग्जाम में। एक बेहतरीन कोच का ये फर्ज बनता है कि आपको 100% मतलब चारों गलत और एक सही रास्ता दिखाए, ताकि आपको पता हो कि ये 4 गलत रास्ते अगर इसमें आ गए तो पता तो चले कि ये गलत है, वरना बहुत दूर जाने के बाद समझ में आता है कि ये रास्ता गलत है और तब तक हो जाती है देर। लाइफ पे भी अप्लाई होता है, किसी और दिन बात करेंगे इस फिलॉसफी पे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आराम से y = 3x - 3 लिखना चाहूंगा। कुछ बच्चे आराम से करते हैं, मतलब इसको -y = 3 - 3x, फिर इधर ले आते हैं y को, इसको सब कुछ इधर लेके आते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप y को इधर लेके आए पॉजिटिव हो गया, 3 को इधर लेके आए वो नेगेटिव हो गया, बस आराम से करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कोई पिछड़े हुए नहीं है किसी से, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। ठीक है, उसको ध्यान से पकड़ लीजिए उस स्टेप को, अगला स्टेप आ जाएगा। घबराते रहेंगे तो उसी स्टेप पे बैठे रहेंगे। ठीक है, सो y = 3x - 3 एंड दूसरी इक्वेशन है 9x - 3y = 9। इसमें मैं y की वैल्यू डालने वाला हूं, तो ये हो जाएगी मेरी 9x - 3। y की वैल्यू है 3x - 3
इक्वल्स 9, ये हो गया हमारा 9x विच एम्प्लाइज 9x माइनस 3 3 जा 9x, अरे बाप रे बाप, 1/3 1/3 1/3, अच्छा वेरी गुड, 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये कट गया, 9 इज इक्वल टू 9, ट्रू स्टेटमेंट आ गई है, वाह ये तो अच्छा किया इन्होंने ऐसा क्वेश्चन देके, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब ट्रू स्टेटमेंट आ गई मतलब अभी नहीं बताऊंगा, मतलब तुम इसको चेक कर लो, देखो 3/9 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यस याद आ गया ना, ये होता है मैनी सॉल्यूशन। तो अगर बाय चांस आप भूल भी गए कि इसका मतलब क्या होता है तो जरा a1 अपॉन a2 लगा के देख लो, पता चल जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब अब यहाँ पे ना x निकल सकता है ना y निकल सकता है। और अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन सेम है और इनके बीच में कोई भेद नहीं है। 2 एप्पल 3 बनाना 10 रुपीज, 4 एप्पल 6 बनाना 20 रुपीज, ये वही बात है। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप रे ये आ गया क्या करें, चलो जो मर्जी करते हैं, y इक्वल्स 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, जय श्री राम देखो ये कैसे होता है, जैसे जैसे आपको घबराहट होती है ना ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन करते हुए देख के, मैं जानता हूँ आप में से कई कह रहे होंगे इसमें क्या है, मेरे को तो नहीं होती, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों से जिनको हो रही है, मुझे भी वैसी हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कि मैं गलती कर दूंगा, मैं गलती कर दूंगा, मैं गलती कर दूंगा। ओके तो 0.4x प्लस 0.5 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0, देखो मैं स्लो हो गया ना, बड़े स्टाइल से बड़ी तेजी से चल रहा था पहले में, इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, 0.4x प्लस, अब ये 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना, देखिए 13 5 65 होता है, ठीक है, 13 5 65 होता है, डेसिमल एसिमल भूल जाइए, 13 5 65 होता है, तो पहले 65 लिख देते हैं, एक डेसिमल 2 डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.65 है ये, ठीक है, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, तो पहले 10 लिख देते हैं, 10x लिख देते हैं, एक डेसिमल इसका एक डेसिमल इसका, तो 0.10, और ये हो गया आपका, ये हो गया अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2.3, राइट, यहां तक हमने कोई गलती नहीं किया भैया भगवान की दया से। अब ये एलसीएम तो यही हुआ, ये तो अपॉन 1 है, तो ये होगा 4 तियां 12 और एक एक करके तो 0.12 और x भी लगा हुआ है, x प्लस 0.65 माइनस 0.1x इज इक्वल टू 2.3, इसको भी लिख देते हैं इंटू 0.3, बाप रे बाप क्या मजेदार क्वेश्चन है। ओके 0.12x और 0.1x, 0.12 में से 0.1 माइनस करना है, गलती मत कर देना, हाँ 0.12 में से 0.10 माइनस करना है, तो 2 में से 0 का 2 0 0.02, कोई गलती नहीं करेगा, 0.02x प्लस 0.65 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 3, अरे 23 इंटू 3 करके देख लो ना, 23 3 से कितना आता है 69, और लिख देंगे हम 69, एक डेसिमल इसका 0.69, बाप रे बाप, उसके बाद 0.02x इक्वल टू 0.69 और 0.65, 69 में से 65 क्या 0.04 और x हो गया 0.04 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई, तो x आ गया है 2। अब हम x की वैल्यू जो 2 आई है इसको डालेंगे किसी इक्वेशन में, इसमें y में डाल देते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है। कितनी मेरे को रिलीफ मिल रहा है मैं बता नहीं सकता तुम्हें ओके ये हो गया y की में डालेंगे 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 होल अपॉन 0.3, तो ये हो गया 1.3 माइनस 2 2 4, तो 0.4
अपॉन 0.3, 13 में से 4 गया 9, बट ये रहेगा 0.9 अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 3। बाप रे बाप, ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। तो ऐसे हंसते खेलते करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो खुश होइए, कोई बात नहीं हो रहा है, आप कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप ना, ठीक है? तो बिल्कुल मत घबराइए और करते जाइए। नहीं हुआ नहीं हुआ। किससे बात कर रहा हूं मैं? अमित से, संदीप से, रुचि से, सुनीता से, पारुल से, ये मेरे टाइम के नाम है, भावना से, अभिषेक से। किससे बात कर रहा हूं मैं भैया? आप जो भी है आपका नाम, जो भी है आपका नाम, आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। तो बिल्कुल मत घबराइए, लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, खुद करिए, लेकिन जो भी करना है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से हाँ, रूट आ गया है भाई साहब, रूट। क्या बात है, रूट से लोग बहुत घबराते हैं। अभी देखते हैं क्या घबराहट देता है ये। तो इसमें लिखते हैं √2x इज इक्वल टू -√3y। ये उधर चला गया और x हो गया आपका -√3y होल अपॉन √2। ठीक है, अब इस x को यहां डाल देते हैं। √3 के सामने लिख देते हैं -√3y अपॉन √2 -√8y इज इक्वल टू 0। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मेरे को भी बचपन में रूट से इतनी दिक्कत होती थी कि रूट देखते ही मेरे रूट्स में दर्द होने शुरू हो जाता था कि ये कुछ गड़बड़ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम दोस्त। मैंने इसके बारे में खोजबीन की कि भाई ऐसा पसीना मुझे क्यों आ रहा है। आपको भी करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो किसी से, है ना? तो मैंने भी ज़रा बुक से पूछा तो बुक ने बोला कि भाई √2 इंटू √3 √6 होता है। मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो, ये भी स्क्वायर रूट हो, अंदर कोई भी नंबर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर बाहर का रूट के बाहर साइन वो मतलब स्क्वायर है या क्यूब है तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर के नंबर। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो √2 प्लस √3 ऐड नहीं हो सकता। √2 और √2 होगा तो 2 टाइम्स √2 हो जाएगा, या 3 टाइम्स √2 होता और √3 होता तो 4 टाइम्स √2 हो जाता। तो कहने का मतलब है अगर ऐड करो या सबट्रैक्ट करो तो सब कुछ ही सेम होना चाहिए। रूट कौन सा रूट है, nth रूट है वो भी सेम होना चाहिए, और किस चीज़ का रूट निकाल रहे हो वो भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते वक्त बस nth रूट सेम हो तो भी काम चलेगा। यहाँ पे तो देखो ना, √3 इंटू √3 है तो ये तो 3 हो जाएगा। -3y अपॉन √2 -√8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम तो ये देखिए -3y 8 2 16 और वो हो जाएगा 4y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद ये तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो -3y -7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। लो जी, घूम फिर के y तो 0 आ गया। ओके, और y की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2, ये भी आ गया 0। मज़ा नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों आ गए हैं 0 0 और आप बन गए हैं हीरो। ठीक है, ओके। तो रूट वाले क्वेश्चन और करेंगे, लाइव क्लासेस में करेंगे। देखना कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ ढांड के निकालूंगा कोई ना कोई खतरनाक से क्वेश्चन जो बिल्कुल आसानी से आपको सिखा दूंगा और समझा दूंगा, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ये आप गांठ बांध दीजिए। अगर आपको मुश्किल लगा कुछ भी तो वो कोच की गलती है, आपकी नहीं। आप तो पहली बार कर रहे हैं, आपकी गलती कैसे हो सकती है? ठीक है, राइट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, ये मैं अगला बोलता हूँ ना, मेरी जान निकल जाती है। इसमें ये वाला देखो, ये वाला लेते हैं, ये इजी लग रहा है मुझे, तुम्हें भी इजी लग रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो ये लेते हैं y/2 इज इक्वल टू 13/6, या ऊपर वाले लूं? ऊपर वाले लेते हैं, मुझे अब ऊपर वाला इजी लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जब जो लग जाए वही करो। मुझे लग रहा है 3x/2 इज इक्वल टू 5y/3, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 है तो 5y -6, और फिर x आएगा तो ये 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, 3/2 का हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 10y
माइनस 6 2 12 अपॉन 9। बाप रे बाप, एक बार चेक कर लो, जब आपको इतना सारा कैलकुलेशन आपने कर लिया तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। 3x/2 इज इक्वल टू 5y/3 -2 लगा हुआ था, तो ये हो गया आपका 3, आपने एलसीएम ले लिया, 5y - 6, ठीक है। ये x आया तो 2/3, 2/3, 5 2 10, 6 2 12 माइनस 3 3 9। मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। अब मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूँ x को यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 10y - 12/9 इंटू 3 एक साथ कर दिया, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। 9 इंटू 3 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने पहली बार लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था, है कुछ नहीं। ये ऐसा हो जाएगा ना, 10y - 12 अपॉन 9 अपॉन 3/1, तो ये 3/1 हो जाएगा 1/3, तो 9 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन आ गई तो बिल्कुल मत चिंता मत करो। एक शक की, एक तिन के बराबर शक भी आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता है। जब शक आ रहा हो तो उसे हटा दो, फिर चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे लाइफ हो। वेल सेड, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10y - 12 अपॉन 9 इंटू 3, ये हो गया 27, और ये हो गया आपका, बाप रे बाप, ये कुछ खतरनाक सा बन रहा है। ये 9 3 27, 27 2 54, एलसीएम हो गया है, और ये हो गया है 2 तो ये हो गया 20y - 24 प्लस ये हो गया 27, तो ये हो जाएगा 227y इज इक्वल टू 13/6। 20y - 7y 20y प्लस 20y प्लस 27y, बाप रे बाप, 47y। ये मैं पक्का गलत करूंगा, मुझे लग रहा है। और इक्वल टू क्यों लिख दिया मेरे भाई? इक्वल टू क्यों लिख दिया इतनी जल्दी? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इंक बदलो, इंक का कलर बदलो और थोड़ा साइड में आ जाओ। ये हो गया आपका 20y प्लस 27y, ये हो गया आपका 47y माइनस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 54। ये 54 ऊपर चला गया, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरा फंस गया मैं। लगता है मेरे को गलती से मेरे को ये लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको करेंगे किसी ना किसी तरीके से करेंगे। 47y माइनस 24, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 54 13। ड्यूप्लेक्स मेथड में आपको बाद में सिखाऊंगा, एप्टिवा में। अभी आप ऐसे करके देखिए, 4 3 12, 5 3 15, 16 and 4 and 5, 2 10 702, तो ये आ गया आपका 702 अपॉन 6, और ये हो जाएगा आपका ये प्लस 24, और ये 24 हो गया, 6 4 24, 2 6 2 12, 144, 702 प्लस 144 अपॉन 6, y इज इक्वल टू इंटू 47। कुछ ना कुछ तो कटेगा, डोंट वरी। 4 और 2 6, 4 846 अपॉन 6 इंटू 47। ये देखिए 6, ये है 8 12, ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 6 24, 8 3 24 एंड 2 फिर जाएगा 141, 47 3 ये बात, 47 3 141, 40 3 120 और 7 3 21, तो 141 ये बात। गुड, कितना अच्छा लगता है पता है, आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपके बीच में मन में एक घबराहट सी आती है कि नहीं होगा ये सॉल्व, या मैं कहीं फंस रहा हूं, आती है ना। एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है, मैं फील करता हूं आज भी। वो जो घबराहट है, और सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जो घबराहट है कि नहीं होगा सॉल्व, रहने दीजिए उसको वहां पे, क्योंकि वो है तभी तो हटेगी वो वहां से। और जब धीरे धीरे हम सॉल्व करने लगेंगे तो वो लगेगा कि अब गई है। उसे जाते हुए भी तो देखना है ना हमें, बाय बाय भी तो करना है। ज्यादा बोल गया मैं, लगता है अगर कहीं गलती से गलत हो गया ना तो बहुत पिटने वाला हूं मैं। y इज इक्वल टू 3, तो x हो गया आपका
10, 3 जा 30 माइनस 12 बाय 9, 30 में से 12 गया 18 एंड 18 बाय 9 इज 2। तो x आ गया है 2 और y आ गया है 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बड़ा मजा आने वाला है, चिपक के बैठे रहिए और देखिए आगे वर्ड प्रॉब्लम आएगी, बड़ा मजा आएगा। अभी ये देखो शुरू हो गया है। अब थोड़ा रिलैक्स करिए और जरा सा रेड लाइट हो गई है, ठीक है, रेड लाइट हो गई है और आप यहाँ पे देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं अब तक कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m is for which y is equal to mx plus 3. Now ये कुछ अजीब सा अटपटा सा क्वेश्चन लगा मुझे एज अ स्टूडेंट। एज अ टीचर आई नो व्हाट इज बीइंग गिवन, बट एज अ स्टूडेंट मुझे अटपटा सा लगा कि एक अजीब सी चीज पूछी गई है आराम से। कितने लोग आप पे से कह रहे हैं कि हाँ आपको भी अटपटा सा लगा? कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट। द थिंग इज कि एक अटपटापन है इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या है वो अटपटापन? कि सॉल्व करिए इसकी एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। को टीचर होगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। अरे आपको तो पता है भाई क्या कर लो। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बड़ा ही अटपटा लगा मुझे, खतरनाक लगा। बट मैं आपको बता दूं y इज इक्वल टू mx प्लस 3 क्या है। ये इस पे m स्लोप है जो आप बड़े होके सीखोगे। आप कभी भी y इज इक्वल टू समथिंग करके लिखते हो तो जो x का कोफिशिएंट आता है वो स्लोप होता है और जो बाद में कांस्टेंट प्लस 3 है ये y इंटरसेप्ट होता है। ये आप बाद में देखोगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या बताऊँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू लेट्स से 5 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 हो गया। तो आप अगर इस इक्वेशन की लाइन बनाएंगे तो जब आप y को 0 डालेंगे तो x आएगा 5/2, x आएगा 5/2। कहाँ गया? आ गया। y को 0 डालेंगे तो x आएगा 5/2। लेट्स से 5/2 है। x को 0 डालेंगे तो y आएगा 5। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपने y को 0 डाला तो x आ गया 5/2 और x को 0 डाला तो y आ गया 5। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये है आपका +5 और ये आपका +5। तो ये y इंटरसेप्ट बता रहा है y की फॉर्म में जब आप लिखते हैं, और ये -2 बता रहा है कि ये लाइन ऐसे ना होके ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, इसका -2 है स्लोप इस लाइन का। और ये मैंने ठीक से नहीं बनाया, ये प्रोपोर्शनल नहीं बनाया। ये देखिए ना 5 और 5/2 बराबर थोड़ी ना होते हैं। ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी। आप देख रहे हैं वो जो स्लोप है वो भी -1 का स्लोप है ना, ठीक से टिका हुआ है ना, ऐसे होना चाहिए था वर्टिकल। -2 स्लोप है, राइट। तो ये सब बातें आप 11 में सीखेंगे, बहुत ही मामूली सी है, बट उस चीज को यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे एक दे दिया गया है। आप जब x और y निकाल लीजिए ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से और फिर नीचे y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में डालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं कि इस बार स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। पॉजिटिव आई तो मतलब लाइन ऐसे झुकी हुई है और नेगेटिव आई तो ऐसे झुकी हुई है। कितनी नेगेटिव आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी झुकी है, मतलब हायर द स्लोप स्ट्रेटर द लाइन। ओके, तो अब हम इसको यहाँ से हट जाते हैं और हमको बस ये दिखाई दे रहा है कि हमें इसको सॉल्व करना है। सो इसमें क्या है, हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा भी एक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। हाँ, बुक कहती है कि सेक्शन में जाएंगे जब आप और आप देखेंगे कि हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड को पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि वो जो कन्वीनियंस है वहां पे वो ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले। लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो कन्वीनियंस हो या ना हो हमें करना तो पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से ही। तो क्या बोलते हो, मैं तो इसमें लिखूंगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2 भी कर सकते हो। ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, यही करते हैं। चलो निकाल लो पेन और यही करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमने लिया
x इक्वल्स 11 माइनस 3y अपॉन 2। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वो आप प्लीज एक क्वेश्चन में मैंने लिख दिया। अब हम इसको टाइम बर्बाद ना करके हम सीखने पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि क्यों क्या कैसे। नाउ पुटिंग इट इन सेकंड इक्वेशन, सो 2 टाइम्स 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 माइनस 6y। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये काट देते हैं ना। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। 11 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। और उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मैं डिफरेंट कलर से निकाल देता हूँ। 11 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 15 अपॉन 2। 11 में से 15 गया तो माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 बाय 2 इज माइनस 2। तो ये आ गया आपका x और ये आ गया y। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें डालना है, ये x और y निकाल के खत्म नहीं हो रही है कहानी। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है तो y की वैल्यू है 5, 5 इज इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, यहां पे हो गया। अब ये हो गया आपका माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, सो m इज इक्वल टू माइनस 1। क्या बात है, वो मिटा दिया मैंने क्या, हाँ स्लोप मिटा दिया माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो माइनस 1 मतलब ऐसा कुछ होगा स्लोप। तो ये लाइन जो है, अगर मैं x और y की वैल्यू ले लूं तो ये इनका ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 3, जो भी ये इक्वेशन बनी है वो m की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, या मैं बोलूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और x को 0 डालूंगा तो y3 आएगा, और y को 0 डालूंगा तो x3 आएगा। तो x3 y3 और लाइन ऐसे बनने वाली है। ये सब कुछ बता रहा है, ये कौन रोक रहा है आपको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अपने आप देखने से। -1 वैसी लाइन, प्रिडिक्शन भी वही था। जब आप ये सब करते हैं ना अपने आप, तब आप बोलते हैं कि अब आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आप मैथ्स को समझ रहे हैं, उस लैंग्वेज को समझ रहे हैं जो पूरी यूनिवर्स में गूंजती है, ठीक है। क्लियर? यस यस, हैव अ स्माइल बिकॉज यू आर अ फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। यस, स्पीकिंग चॉक्स इज विद यू, विल रिमेन विद यू ऑलवेज। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां से शुरू हो रही है वर्ड प्रॉब्लम। तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है इसमें, मैंने देखा बहुत सारे पार्ट्स है, 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इन वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कई वर्ड प्रॉब्लम मुझे ऐसी लगी जो सब्स्टिट्यूशन के अलावा ज़्यादा आसानी से हो जाती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर आपको नहीं बोला तो आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं, हम साथ में मिलकर रिसर्च करने वाले हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स को। आइए, बड़ा मजा आता है मेरे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। द डिफरेंस बिटवीन, पहले रेड लाइट करेंगे सबकी, ठीक है, फिर एकदम सब खड़ाखट सॉल्व कर देंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर है, उनके बीच का गैप 26 है। तो देखिए मुझे कैसे नजर आता है, एक स्टूडेंट कैसे नजर आना चाहिए। एक नंबर है माइनस दूसरा नंबर है और गैप है 26। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर एक x है तो एक 3x है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा कि छोटे में से बड़े को माइनस करूंगा। आप बोल सकते हैं भाई किसी से भी किसी को कर सकते हैं, भी छोटे में से बड़े को माइनस कर सकते हैं, बड़े में से छोटे को कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव तब आएगा जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो एक है 3x और एक है x। अरे बाप रे, 2x = 26, x = 13,
बड़ा नंबर 39, ये तो सॉल्व भी हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही फालतू था और बेकार था, लेकिन ठीक है, हमें समझ में आ गया कि बड़े वाला 3x है, छोटा वाला x है, 3 टाइम्स है, हमने उसकी वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा वर्ड प्रॉब्लम हुआ कि जो उन्होंने दिया हमने लिखा और लिखते ही ये तो बिल्कुल फैल गया। तो सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them. Now यहाँ पे बात हो रही है किसी खास चीज की, यहाँ बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 2 एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं। इसका सम 180 होता है और इसका सम लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम एंगल प्रॉपर्टी नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 2 एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन थी x और y, x प्लस y 180 होता है। तो 2 भाई जिनका कुल वजन 180 किलो हो वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। अब कह रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर बड़ा वाला जो है, जैसे इसमें y दिख रहा है ना, y और x बराबर भी हो सकते थे, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी। ठीक है, तब तो दोनों 90-90 हो जाते, 90 प्लस 90 180 हो जाता। लेकिन फिलहाल वो बोल रहे हैं लार्जर जो है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो अगर ये हो गया x तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 18। इतनी सी बात है, x प्लस 18 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो गया। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162 एंड x इक्वल टू 81। ये भी ओरली सॉल्व हो गया, मजा नहीं आया। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल वाली बात आपको क्लियर हो गई। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो। तो या जब मैं बोलूं कि जो कॉमन आर्म है उसके अलावा जो अनकॉमन आर्म है ना, अनकॉमन ये है और बीच में ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म 180 बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, अपोजिट रेज है। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको बोलिए, बड़ी एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एक हाथ उनका कॉमन होता है। ये हाथ दोनों का है, ये ठाकुर का हाथ इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ये तो मेरे को सिंपल नजर आ रहा है। 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 एंड बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। निकाल लेंगे कॉस। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को y के फॉर्म में, y को x के फॉर्म में निकाल के अपना आसान वाला रास्ता ढूंढते हुए हम सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल लेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम हो चुके हो एकदम चौकस स्मार्ट, इतना तो तुम बड़े आराम से कर दोगे यूं गोली की तरह। नेक्स्ट है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। तो हाँ, ये टैक्सी वाला क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये होता है, आपने कभी ऑटो लिया हो, कभी कैब की हो, तो आपको पता है ना, आप अगर ऐसे किसी ऑटो को ऑटो 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 और ऑटो बैठ जाए हैं, थोड़ी देर चले 10 कदम पे दूर उतर जाएंगे ना, थैंक यू वेरी मच, ये ले 2 रुपए। तो ऐसा नहीं होता है। आप जैसी ऑटो में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज तो लग ही जाता है, मतलब इतना तो देना ही देना है, चाहे आप 1 कदम के बाद उतर जाए। ठीक है, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज लगता है कि भाई इतना, जैसे फॉर एग्जांपल 25 रुपए या 30 रुपए लगा लेते हैं। अब पता नहीं मेरे को क्या रेट है, मैं ऑटो में बड़े दिनों से बैठा नहीं, लेकिन हाँ 30 रुपीज सपोज है फिक्स चार्ज। तो जैसे आप ऑटो में बैठे 30 रुपीज तो आपको देना ही देना है। 1 किलोमीटर गए तो चलो उसका 10 रुपए अलग से, तो 30 प्लस 10 40। 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपए, 30 प्लस 20 50। 10 किलोमीटर गए तो 30 प्लस 100 130। तो 30 तो देना ही देना है, और हर किलोमीटर का एक चार्ज लगेगा। तो ये है ये फिक्स चार्ज, इसको ले लेंगे हम x, और ये पर डिस्टेंस पर किलोमीटर के चार्ज को ले लेंगे लेट्स से y। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज है 105, तो हम बोलेंगे x तो लगेगा ही लगेगा, 10 किलोमीटर का 10y लगेगा, और ये है 105। और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज है 155 रुपए, तो बोलेंगे x तो लगेगा ही लगेगा, 15 किलोमीटर का y के लिए y के रेट से 15y, और ये है 155। और फिर हमें निकालना है ये दोनों x और y की वैल्यू, और 25 किलोमीटर के लिए कितना हमें खर्चा लगेगा। तो कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें समझने वाली बात जो थी वो हमने समझ ली है। क्या बोलते हो आप, समझ ली ना? तो समझने वाली बात आपने समझ ली है कि भाई फिक्स चार्ज होता है और फिक्स के बाद
पर किलोमीटर लगता है और कैसे लगता है ये आप महसूस भी कर सकते हैं। आप कभी ऑटो लीजिए तो इस बात को आगे से नोट करिएगा कि आपके सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है और क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि फिक्स चार्ज इतना है सर हमारे यहाँ पे और पर किलोमीटर चार्ज इतना है। फिर देखेंगे कौन सी सिटी में इंडिया के कौन से हिस्से में सबसे सस्ता ऑटो चलता है। ठीक है ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। इफ फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका आप समझ लीजिए। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को ले लीजिए x और डिनोमिनेटर को ले लीजिए y। अगर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो अगर बोला हुआ है कि भाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 गुना है तो ऊपर x होगा तो नीचे 2x आ जाएगा, या 2 गुने से 2 ज्यादा है तो ऊपर x होगा तो 2x + 2 आ जाएगा। तो अगर ऊपर वाले और नीचे वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई लिंकेज दी हुई है, अगर लिंकेज दी हुई है तो जरूर आप उसको सॉल्व करिए उस तरीके से, वरना न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर सिंपली क्या हो जाएगा x अपॉन y। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन दोनों में 2 2 जोड़ दो तो 9/11 बन जाता है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। और इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 5/6। और अगर 3 3 जोड़ दो तो ये 5/6 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। अरे उसी चॉइस में से आंसर निकाल के देख लीजिए किसमें ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, लाइव क्लास में सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। अभी हम कर रहे हैं NCERT। इसके बाद जब आप लाइव क्लासेस में आएंगे स्पीकिंग चॉक्स की 6:30 टू यस टाइम टेबल दूंगा मैं आपको पूरा इस एक्सरसाइज के खत्म होते ही 6:30 to 8 आएंगे आप मेरे साथ। PCM सिखाऊंगा मैं आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मैं सिखाऊंगा आपको। तीनों मेजर सब्जेक्ट आप एक ही टीचर से सीखे तो सबसे बेस्ट रहता है। जी हाँ, अलग अलग के पास ना जाए। हो सकता है मैं किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम अच्छा हूं, लेकिन कहते हैं ना कि एक ही टीचर से अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं किसी चीज को तो वो फ्लो जो होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो मैं आपको इस तरीके से PCM सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मैं भी सीखूंगा आपको सिखाने के लिए। अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कहीं पे थोड़ा सा मेरे में वीकनेस है तो मैं उसको भी पूरी करूंगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपकी कॉन्वेक्स, कॉन्केव और लाइट 10th का कैसा लगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसा लगा आपको, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने भी आपको सिखाने का बिल्कुल, आपके साथ डिस्कस करने का बिल्कुल मन बना लिया है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सिंपल है यार, ये आराम से x + 2 अपॉन y + 2 = 9/11 एंड x + 3 अपॉन y + 3 = 5/6 करना और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है 5 ईयर हैंस एज टाइप क्वेश्चन। वेरी गुड, एज टाइप क्वेश्चन। अभी एज टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई 5 ईयर हैंस, इसका मतलब समझना होता है जेकब विल बी 3 टाइम्स सन। 2 लोग दिए हुए हैं 5 ईयर्स अगो। तो भाई जेकब को सपोज जे एज है आज। सबसे पहली बात है इसमें समझना होता है कि हम प्रेजेंट एज से शुरू करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज जे एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एस। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो 5 ईयर हेंस में जे + 5 हो जाएगी और एस + 5 हो जाएगी। और 5 साल पहले, 5 साल पहले है ना 5 ईयर अगो, हाँ, जे - 5 और एस - 5। अब जेकब विल बी 3 टाइम्स, तो विल बी 3 टाइम्स एंड उसके पहले क्या था? जेकब वॉज 7 टाइम्स एंड वॉज 7 टाइम्स। याद आया कुछ? हाँ, बुक कहती है मैं वो 7 टाइम्स और 3 टाइम्स वाले क्वेश्चन में लिखा था इजंट इट इंटरेस्टिंग। जब मैंने आपको बोला था कि हाँ इंटरेस्टिंग होता है ये। देखो आपको बुक कहती है का सेक्शन तो देखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पूरी तरीके से बात समझ में आएगी, आपको पढ़ना आ जाएगा और आप खुद करना चाहेंगे, और तब आप इसको एक्सरसाइज को अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको और ब्यूटीफुली समझ में आएगी ये बात। जब मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था कि 1 साल का बच्चा है और 25 साल का फादर है, तो फादर बोलता है कि मैं तुमसे 25 टाइम्स हूँ, 25 गुना हूँ मेरे बेटे, मैं तुमसे 25 गुना हूँ। और फिर अगले साल वो 2 का होता है और वो 26 का होता है, वो बोलता है कि मैं तेरे से सिर्फ 13 गुना हूँ। 13 टाइम्स हो गया। और 3rd ईयर में बोलता है मैं तेरे से सिर्फ 9 टाइम्स हूँ बेटा। और 4थे साल में बोलता है मैं तुझसे सिर्फ 7 टाइम्स हूँ। तो आप देख रहे टाइम्स कम होता जा रहा है। 25 टाइम्स, 13 टाइम्स, 9 टाइम्स, 7 टाइम्स। गैप अभी भी 24 साल का बना हुआ है, गैप खत्म नहीं हो रहा है। गैप कैसे खत्म हो सकता है? गैप तो पूरी जिंदगी 24 साल का ही रहेगा, लेकिन टाइम्स कम हो रहा है। तो यहाँ जेकब में देखे जाए तो वो 5 साल बाद 3 टाइम्स हो रहा है और 5 साल पहले 7 टाइम्स है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से 3 की तरफ जा रहा है।
तो ये मैथमेटिक्स को इस तरीके से फील करना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है। अगर आप फील नहीं कर रहे हैं तो बस आप लिख रहे हैं, मजा नहीं है इसका, ठीक है। ग्रीन लाइट गई है जल, और अब हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने अभी अभी इतने अच्छी तरीके से समझे हैं, हम उसे कर देंगे सॉल्व। ये मैंने कर दी है इंक चेंज। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other. So let one number be x and let another number be 3x. 3x minus x is equal to 26. 2x is equal to 26. X is equal to 13. And 3x is equal to 39. So numbers are 39 and 13. So इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था एकदम यूं हो गया, ठीक है। अरे सब्स्टिट्यूशन में भूल गया लगाना कहीं लिखा था क्या सब्स्टिट्यूशन? हाँ सब्स्टिट्यूशन से करना था यार, क्या हो गया ये मेरे को। 3x minus x क्या करता मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन में, तो समझ में नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता था, let one number be x, let other number be y. So x minus y is equal to 26, but x is equal to 3y. So substituting this here, 3y minus y is equal to 26, y is equal to 13 and hence x is equal to 39. ऐसे कर दो भाई ठीक है, तो substitution method लग गया। Cool, चले आगे। Okay, so the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18. So supplementary angle में larger, let's say two angles are x degree and y degree. Angle की बात हो रही, degree लगाना है, and x degree is greater than y degree. So x is equal to y plus 18 degree. So we know that x plus y is equal to 180 degree. और जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो डायरेक्टली नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। आपको लिखना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ऊपर नहीं लिखा हुआ है, बस आपको पता है ये बात। और जब आपको ये बात पता है तो फिर आपको बतानी पड़ेगी कि आपको क्यों पता है ना कहाँ से पता है आपको ये बात। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू अब पुट करेंगे हम इसमें, x की वैल्यू तो ये रहेगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करने के बजाय 180 में से 20 माइनस कर देते हैं तो 160 हो जाएगा, और फिर उसमें 2 वापस ऐड कर देते हैं, 162. सो y इज इक्वल टू 81 एंड x इज इक्वल टू, x क्या था, y प्लस 18. सो 81 एंड 91 एंड 101 एंड 99 डिग्री। ठीक है, चेक करने के लिए अच्छा है। 99 प्लस 81 इज 180. सो x प्लस y अभी भी सप्लीमेंट्री एंगल है, और उन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 18 डिग्री का गैप है। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो 7, ओहो हो, 7 से कहां से शुरू कर रहा हूं मैं, मुझे शुरू करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज y रुपीज। तो 7 बैट हैं एंड 6 बॉल हैं, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स कितने का आया भाई, 3800 की शॉपिंग हो गई है, 3800। एंड उसके बाद 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल के कितने के आए भाई, 1750 के, 1750 के। बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ये, एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाला था मैं, 1 सेकंड के लिए मैं भूल गया था कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ये कैसे आ गया यहाँ पे। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको करें बताओ 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 भैया बताओ। देखो, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5/3, तो 7 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से x लेता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है। अरे वाह, फिर से आ गया आलसी ए बी। देखो, जो काम आसान है वो करना चाहिए। अब मुझे पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो अगर इस y की वैल्यू डाल दी जाए तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो y की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो इसका मतलब x को निकालेंगे इसमें से। x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक है। ये आ गया फ्रॉम 1, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमने 1 से निकाला और इसके बाद अब हम इसको पुट कर देंगे सेकंड में, तो रहेगा 3x प्लस 5 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750। तो अब मुझे पहले ही पता कि वो थोड़ा सा यार आसान है इसको सॉल्व करना। 3800 इंटू 5 करने का मतलब 3800 इंटू 10 38,000 डिवाइडेड बाय 2 15 और 4 19,000, है ना, इजी। तो ये हो जाएगा। तो करते हैं इसको येलो पेन से। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 इंटू 38, तो 38 टेंसा 380 डिवाइड बाय 2, 300 का आधा 150 और 80 का आधा 190, 19,000 माइनस 7 5 35 x अपॉन 6 इज इक्वल टू, अरे बाप रे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1750। ओके, ये हो गया 6 इज 18, सो 18x माइनस 35x इज इक्वल टू 1750 इंटू 6 माइनस 19,000, बाप रे बाप। और ये हो गया आपका हाँ 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 18 में से ये गया 17, 18 18 18 17 माइनस 17 x इज इक्वल टू, ये जरूर 17 का मल्टीपल आएगा। 6 0 0, 6 5 30, 3 6 7 42 45, 4 6 6 10 और माइनस 19,000 और बाप रे बाप 10,500, 10,000 होता तो 9 8,500 8,500 अपॉन 17, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आ गया आपका x 500 रुपए का है बैट। कहाँ आता है 500 रुपए का बैट? कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आता होगा। 500 रुपए का बैट है और x निकल गया है तो y भी निकल जाएगा। y है 3800 माइनस 7x, तो ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। 3800 माइनस 7x, सो 3800 माइनस 3500, 7 5 35 होता है ना, अपॉन 6, तो ये हो गया 300 बाय ये 50 रुपए की बॉल है, 50 रुपए की बॉल है, 50 रुपए की बॉल है। टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस की बॉल है। कॉस्को क्रिकेट लग रही है मुझे, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बॉल दिखाता हूँ, रुको 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 रुको, अरे बड़ा मजा आएगा आपको। मैंने एक बॉल खरीदी थी अभी और ये थी लेदर की बॉल, यस ये थी लेदर की बॉल, ये ठीक है, ये लेदर की बॉल थी और ये आई है, ये 4 पीस है, अच्छी लेदर की बॉल है, 650 रुपीज 650 रुपीज और यहाँ पे 50 रुपए की बॉल आ गई है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ओके, 500 रुपए का बैट और 50 रुपीज की बॉल, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो ये हो गया हमारा टैक्सी फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को ले लेते हैं x और पर किलोमीटर को ले लेते हैं y। 10 किलोमीटर गए हम, पैसे दिए 105, सो फिक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और फिक्स प्लस अगली बार गए 15 किलोमीटर, ये सब मैं सिखा चुका हूँ रेड लाइट पे, 155। इसको सॉल्व करना है तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, इसका x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है ना, इसको ले लेते हैं 3, पुटिंग 3 इंटू 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और ये हो गया आपका 5y। गंदी हैंडराइटिंग अभिषेक, हाँ ये हो गया आपका 5y माइनस 10 प्लस ये इज इक्वल टू 155 माइनस 5 इज 50, y इज इक्वल टू 10। तो हर किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है 10 रुपया, हाँ हर किलोमीटर पे 10 रुपया लग रहा है। और x कितना है, x निकालता हूँ मैं येलो से, इसको मैं मिटा देता हूँ, x निकालता हूँ मैं येलो में, तो x कितना था 105 माइनस 10y, 10
इंटू 10। अरे बाप रे बाप, 5 रुपए, 105 माइनस 100, फिक्स चार्ज 5 रुपए और पर किलोमीटर 10 रुपीज। कुछ गड़बड़ है, ऐसा होता नहीं है, फिक्स चार्ज ज्यादा होता है। चलिए 5 रुपए और 100 रुपए, 105, 5 रुपए और 150 रुपए, आंसर भी सही आ रहा है दोनों इक्वेशन में। बट मैं आपको सच बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस है ना वो रियल लाइफ से उतने कनेक्ट नहीं होते। बट एनसीईआरटी के बारे में ये बात मैं कह नहीं सकता, बिकॉज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत ही पास होते हैं रियल लाइफ के। कभी कदार ऐसा हो जाता है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वरना मुझे लगा कि फिक्स चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है उससे, पर किलोमीटर चार्ज से। सपोज करिए ये बात सही है, तो मैं तो एक 5 रुपये का नोट दूंगा और आधा किलोमीटर पे उतर जाऊंगा, है ना। पहला जो फिक्स चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पर किलोमीटर से। खैर, हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 25 y निकालना है, तो ये रहेगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 250 और 55, 255 रुपए लगेगा। आंसर 255 रुपीज़ लगेगा। तो हम इसको ठीक से लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 255 रुपीज़ लगेगा 25 किलोमीटर के लिए इस क्वेश्चन में। बड़ी बात नहीं थी, कोई आसान था। सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूँ ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो इफ 2 इज एडेड, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड किया है, तो x प्लस 2 y प्लस 2, फ्रैक्शन बनता है 9/11। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। और इफ 3 इज एडेड टू x प्लस 3 एंड y प्लस 3, फ्रैक्शन बनता है 5/6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको सिंपल बना लेते हैं। तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, या मैं बोलूँ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 इज -4। ये लिखने की जगह मेरे लिए हमेशा कम की हो जाती है, और ये हो जाएगी आपकी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 3। ठीक है, इसको मैं कहीं लिख लेता हूँ, या इसको सॉल्व करता हूँ मैं दूसरे कलर से। अब तो अब क्या करूँ मैं, अब मैं किसको किसकी फॉर्म में निकालूं। ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन मेरे को, शुरू में तो बहुत इजी लग रहा था। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 आया, एक बार देख लूँ कुछ गलती तो नहीं की मैंने, मैं काम कर जाऊँ और उसके बाद मुझे पता चले। तो जब भी आप ऐसे अटक जाएं, आपको जरा सी भी फीलिंग आ जाए अगर कि कुछ गलती हुई है, तो एक बार रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इफ 2 इज एडेड टू बोथ 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22, उधर गया तो -22 होगा, तो 4 का गैप है। ठीक है, और ये है 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, 18 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 और 18 में 3 का गैप होता है तो -3। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो ऐसा कुछ करता हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू 11x प्लस 4 अपॉन 9 कर देता हूँ, y पूरे हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 6x माइनस 5 इंटू 11x प्लस 4 अपॉन 9 तो -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 5 11 ज़ा 55x, बाप रे बाप, माइनस 5 4 ज़ा 20, पूरे में 9 लिख देता हूँ तो 9 6 ज़ा 54। ये हुई ना बात, हाँ ये भी एकदम 54 बन गया है, बहुत बड़ा सा नंबर। 54x इज इक्वल टू -3,
ये भी कर देता हूँ, -18 ही कर देता हूँ। मेरे दोस्त मेरे को माफ़ कर देना, मैं 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तो जगह कम हो गई है मेरे पास। -9 3 कितना था, 9 3 27, तो ये हो गया -x इज इक्वल टू -27 प्लस ये हो गया -7 x इज इक्वल टू 7, और y है 11 7 77 प्लस 4/9 दैट इज 9, है ना। 77 प्लस 4 81, 81 बाय 9, 9 9 सा 81। सो आपका x आ गया 7 और y आ गया 9, 7/9 ये है आपका फ्रैक्शन। जरा देखें, 2 ऐड करें तो 9/11 बनता है, हाँ, और 3 ऐड करें तो 10/12 बनता है, जो कि होता है 5/6। क्या बात है, आज तो गजब, मजा आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है सॉल्व, फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/9। ठीक है, तो रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे, जरा सी भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे, आप रीचेक कर लीजिए, देख लीजिए अपनी कैलकुलेशन को। धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर हेंस। अब ये है जेकब, 3 टाइम्स हो जाएगा सन के, तो लेट द एज ऑफ जेकब बी x, प्रेजेंट एज है ये, एंड लेट द एज ऑफ सन बी y। सो 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस Jacob will be x plus 5 and son will be y plus 5. So as per question 5 year hence 3 times हो जाएगा, तो x plus 5 is equal to 3 times y plus 5। इसको solve कर ले तो x plus 5 is equal to 3y plus 15 and x minus 3y is equal to 10। ठीक है, मैं तो यही डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं x is equal to 10 प्लस 3y पुट करूंगा दूसरी इक्वेशन में। पहले दिख गया मुझे कि इजी है, और दूसरा है 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो हो जाएगा x माइनस 5 एंड ये हो जाएगा y माइनस 5, और जेकब था कितना 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 7 टाइम्स, ये था 7 टाइम्स, तो 7 ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10 प्लस 3y, x की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10 प्लस 3y इस इक्वेशन में, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 एंड y इज इक्वल टू 10। जेकब बेचारा प्यारा बच्चा 10 साल का। ठीक है, तो जेकब तो आ चुका है 10 का, और x है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y मतलब 30, तो मिस्टर जेकब हैं 40 साल के। क्या बात है, मजा आ गया आपके साथ ये करके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की ये एक्सरसाइज 3.2 करके मुझे बहुत मजा आया। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मजा आया। ये हुई बात, ऐसे इतने हंसते खेलते इतने मस्ती के माहौल में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तब आप बोलेंगे कि मैथ्स आपको समझ में आ रहा है। और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बुक कहती है का सेक्शन आपको देख लिया है, इसको पढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है और लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। ये रहा टाइम टेबल, जैसा कि मैंने वादा किया था, मंडे टू फ्राइडे मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा PCM, रोज शाम को 6:30 to 8। बिंदास आइए और मजे करिए मेरे साथ। PCM तीनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये जो हमने पढ़ा है ये आपके लिए गिफ्ट, इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। इसको भी मैं दोबारा समझाऊंगा और डिटेल में धीरे धीरे क्लास चलेगी, पूरे सीजन की क्लास है। आइए साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।